एक नदी के किनारे दो नाव वाले चिल्ला रहे होते हैं। उन दोनों का नाम था हरिया और नारायण। हरिया, आइए बैठिए, आइए एक सवारी 10 रुपए में, आइए बच्चों का 5 रुपए, मेरे मोटर बोट में तो बैठिए, पैसे जरूर दे दीजिएगा, आइए। वहीं दूसरी तरफ नारायण, आइए भाई आइए, मोटर बोट पे बैठिए, पैसे हो तो दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही चलिए, आइए भाई आइए, प्यार से चलिए, आइए भाई आइए, आपको जो भी देना हो दे दीजिएगा, आइए। इस तरह वो दोनों आवाज लगा रहे होते हैं और ज्यादातर लोग नारायण की बोट पे बैठकर नदी पार कर लेते हैं। नारायण को जो पैसा मिलते रख ले और खुश था। एक रिया आता है, इस वक्त नारायण की वजह से मेरी आमदनी कम होती जा रही है। जिनको जल्दी होती है बस वही मेरे बोट पे बैठा है, बाकी सब के सब इस नारायण की बोट पे जाते हैं। ये मुझसे ज्यादा कमाता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये सब सोच वो अपने नाटक कंपनी के एक दोस्त गोविंद के पास चला जाता है और एक प्लान करता है। बस इतना सा काम करना है, इतना छोटा रोल दिया तुमने हमको, ठीक है वैसे ही करूंगा जैसा कहा है तुमने, जान डाल दूंगा अपने रोल में। और उस रात गोविंद पानी में कूदकर नारायण की नाव में छेद कर देता है और नारायण की नाव पानी में डूब जाती है। अगले दिन नारायण जब अपनी नाव को नहीं देखता है तो कुछ समझ नहीं पाता है, ये क्या हो गया, मेरी नाव कहाँ चली गई। उधर हरिया, आइए आइए, सवारी के दाम बढ़ गए हैं, आइए बोट पे बैठिए, बच्चों के 15 बड़ों के 20 लगेंगे, आइए। नारायण बहुत दुखी हो घर पहुंचता है। नारायण के बेटे का नाम भरत था। भरत एक बाइक रिपेयर शॉप में काम करता था और अपने पिता को घर पे चिंतित देख भरत अपने पिता से कहता है, पिताजी आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत करिए, आपकी नाव खो गई है तो मैं अपने ड्रम से और मोटर बाइक मिला के आपकी ड्रम मोटर बाइक बना दूंगा जो नदी में तैरेगी और दौड़ेगी भी। ठीक है भरत, तुम अपनी बुद्धिमानी से एक वाटर ड्रम मोटर बाइक बनाओ। और अगले दिन नारायण अपनी वाटर ड्रम मोटर बाइक को लेके नदी में, आओ भाई आओ, वाटर मोटर बाइक से सफर करो, ये तेज चलती है, आओ भाई जो मन करे वो किराया दे देना, आओ भाई आओ, जो जल्दी पार करना चाहता है वो भी आओ, पैसे जो ठीक समझो वो दे दो, आओ भाई आओ। सारे लोग नई वाटर ड्रम मोटर बाइक और नारायण के स्वभाव से उसके ही बोट पे जाने लगते हैं। ये देख हरिया को कुछ हजम नहीं हो रहा था, वो गुस्से में आग बबूला होता है, कमबख्त फिर से आ गया ये मेरा धंधा खराब करने के लिए, जो पैसे देने हैं दे दो, अब तो इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने नाटक कंपनी के दोस्त गोविंद से मिलने चला जाता है और एक प्लान समझाता है। यह सुनकर गोविंद कहता है, कितने दिनों बाद यार अच्छा रोल दिया है तुमने, अब देखते जाओ मेरा हुनर। जिस पर हरिया बोलता है, सुनो ज्यादा ओवर एक्शन करने की जरूरत नहीं है तुमको गोविंद, इसीलिए लोग तुम्हें ओवर एक्शन करते हैं, कहीं तुम काम बिगाड़ ना दो। जिस पे गोविंद कहता है, अरे यार ये सब जलते हैं मुझसे, जानते हैं मैं टैलेंटेड हूँ, देखो मैं तुम्हारा काम को कैसे सेट करता हूँ। अगले दिन गोविंद शेर के भेष में पानी में कूद जाता है और तैरते हुए नारायण की नाव के पास आके जोर जोर से इंसानों की आवाज में ही कहने लगा है, मैं तुम लोगों को चबा जाऊंगा। ये सब देख नारायण के सारी सवारी डर के पानी में कूद जाती है और पानी के किनारे पहुंचने लगती है। तभी हरिया बोलता है, आइए देखिए भाइयों, देखिए ये नाव बहुत आवाज करती है, इसीलिए ये शेर इस आवाज के कारण इस बोट के पीछे आ रहा था, इसलिए आइए मेरी नाव पे बैठिए, आइए। और सब उसी की नाव पे जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कोई भी खतरा मोल न लेने के कारण हरिया की नाव पे बैठ के जाने लगा है। रास्ते में शेर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है पर वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। जिस पे हरिया कहता है, देखो देखो वो शेर मेरे नाव को कुछ नहीं करता है, मेरी नाव आवाज नहीं करती ना। सब लोग उसकी बात से संतुष्ट हो जाते हैं और सब हरिया की नाव पे ही रोज जाने का फैसला करते हैं। वहीं नारायण अपने घर में बहुत दुखी होता है और सारी बात अपने बेटे को बताता है। जिस पर भरत बोलता है, क्या कह रहे हैं पिताजी, अपने इलाके में शेर यहाँ कैसे आ सकता है, ये तो मैदानी इलाका है। और आप कह रहे थे आदमी की तरह बोलता है वो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी, आप रुको, कल मैं खुद बोट लेकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन भरत खुद ही बोट को लेके जाने लगा तो देखा एक शेर तैरते हुए आता है। फिर आ गए तुम, हमारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। भरत को तुरंत ही सब कुछ समझ आ जाता है, वो उसे पहचान लेता है। अच्छा तो तुम हो ओवर एक्शन गोविंद, मुझे चबाना छोड़ो, कल ही चिड़िया घर वालों ने इस नदी में एक मगरमच्छ छोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्ही को आके चबा जाए। अरे अरे क्या कह रहे हो, अरे क्या कह रहे हो भरत भाई, सही में इसमें मगरमच्छ छोड़ा है? अरे बाप रे, मगरमच्छ, कहीं भगवान मुझे ही ना काट ले, मैं तो पागलों की तरीके पानी में तैर रहा हूँ इस हरिया के कारण। और वो डर के मारे किनारे तैरते हुए आ जाता है, उसकी खाल वहीं छूट जाती है। वहाँ खड़े लोग उसका चेहरा देख के पहचान जाते हैं।
हैं। सब लोग पकड़कर उसे खूब मारते हैं और हरिया की भी ढूंढ के खूब पिटाई करते हैं। उन दोनों को अपनी गलती का प्रायश्चित हो जाता है और हरिया आराम से अपनी वाटर ड्रम मोटर बाइक चलाते हुए खुशी जीवन जीता है। रामपुर नाम के एक गांव में शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने संग साथियों के साथ शादी में शहनाई बजाता था। उसके साथी ढोलक व तबला बजाते थे। इस तरह वो लोग पैसा कमा के अपना घर गुजारा करते थे। उसी गांव में ठाकुर नाम का एक धनवान रहता था। उसे पैसे का बहुत घमंड था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी, उसका नाम राधा था। एक दिन एक युवक ठाकुर के घर आया। तब ठाकुर वहाँ के गाँव वालों के साथ बात कर रहा था। तो वो युवक बोलता है कि मेरा नाम केशव ठाकुर है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही धनवान हूँ। मैं आपकी बेटी राधा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठाकुर अपने मन ही मन सोचता है, इसकी ये हिम्मत, यूं सबके सामने आकर पूछता है, यूं सबके सामने आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। वैसे मैं अपनी बेटी की शादी मुझसे भी धनवान व्यक्ति से करूंगा, अपने बराबर वाले से नहीं। और ये सोचकर ठाकुर बोलता है, हाँ हाँ जरूर बेटा, पर पहले तुम्हें मेरे शर्त को जीतना होगा। अगर तुम शर्त में विजयी हुए तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। मैं तुम्हें जो ड्रम दिखाऊंगा बस उस ड्रम में तालाब से पानी भरना होगा, और अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। केशव बोलता है, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए चलते हैं। वो सब तालाब के पास गए। ठाकुर बोलता है, देखो बेटा, उस ड्रम में उस घड़े से पानी भरना होगा, चलो हो जाओ शुरू। केशव ने घड़ा उठाया और पानी में डुबो, फिर उस पानी के ड्रम में भरने लगा, पर ड्रम में छेद था, पानी बाहर निकल रहा था। केशव घड़े पे घड़े भरा जा रहा था, पर पानी डालने के बाद भी पानी उसमें से बह जा रहा था। इसको देख केशव बोलता है, ये तो अन्याय है, छेद वाले ड्रम में पानी भरने का क्या फायदा, वो कभी नहीं भरेगा। फिर ठाकुर बोलता है, अरे मूर्ख, ड्रम भरने को कहा था, कैसा ड्रम, ये तो तुमने पूछा ही नहीं। और तुम शर्त हार गए। अब इस गांव की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। अरे सुनो, इसका सर मुड़वा के इसे भगा दो। केशव वहाँ से सिर मुड़वा कर चला जाता है और सोचता है कितना दुष्ट इंसान है ये। एक बार एक शादी में शहनाई बजाते हुए शर्मा को ठाकुर ने देखा। लोग शर्मा की खूब प्रशंसा करते हुए तालियां बजा रहे थे। तो ठाकुर अंदर ही अंदर गुस्से में जल गया और बाद में अपना मोबाइल हाथ में लेकर बोला, अरे भाई, क्या मस्त शहनाई बजाते हो तुम, मैं तुम्हें इनाम में खूब सारा रुपया देना चाहता हूँ, तुम जरा अपना मोबाइल नंबर देना। फिर शर्मा बोलता है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप चाहे तो मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें, मेरा नंबर है 99100991। बाद में ठाकुर का मैसेज जब केशव ने मोबाइल पे देखा तो उसमें रुपए का एक फोटो का व्हाट्सएप आया हुआ था, और जब बाद में ठाकुर का मैसेज मोबाइल में देखा तो उसमें ठाकुर ने रुपए की एक फोटो खींच के भेज दिया था, जिस पर शर्मा को बहुत गुस्सा आती है। ये क्या सर, आप पैसे भेजने की जगह पैसे की फोटो भेज रहे हैं। जिस पर ठाकुर बोलता है, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि असली पैसे भेजूंगा, मैंने तो इमेज भेज दी, नकली फोटो, अरे ये भी तो पैसा है, मंद बुद्धि, नालायक। और ऐसा कह के उसका अपमान करके ठाकुर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद की बात है, ठाकुर के आदमी गाँव में नोटिस चिपकाकर ये ऐलान करते हैं कि जो कोई भी ठाकुर की रखी हुई शर्त में जीतेगा उससे ठाकुर की सुंदर बेटी राधा का विवाह होगा। पूरे गांव में नोटिस लगती है। शर्मा भी वो नोटिस पढ़ता है, लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति बोलता है, अरे बाप रे, लगता है ये इस बार किसी और को बेवकूफ बनाने वाला है, कोई इस मुकाबले में भाग न ले भैया। लेकिन शर्मा ठाकुर के घर जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि 2 युवक और पहले से ही खड़े थे। उधर वो ठाकुर को बात करते हुए सुनता है, ये क्या, सिर्फ 3 लोग आए हैं इस स्वयंवर में? ठीक है, चलो सब लोग, आप लोगों को पिज्जा खाना है, जो पहले खा लेगा उसी से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तीनों के तीनों युवक खुश हो जाते हैं कि बस पिज्जा खाना है। लेकिन तभी ठाकुर अपने आदमियों से कह के उन तीनों लड़कों को जमीन में गड़वा देता है। हाँ खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, जो पहले खा लेगा उसी समय अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, चलो कोशिश करो। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर पिज्जा तक नहीं पहुंच सकते थे। आखिर वो जमीन में गड़े हुए थे, लेकिन शर्मा ने मुंह से इतनी जोर सांस खींची कि पिज्जा उड़ के सीधे उसके मुंह में आ गिरा। ये देख सब हैरान हो गए। शर्मा सच जीत गया था, वो खुश हो गया था। बाद में शर्मा बोलता है, ठाकुर जी, मैं जानता हूँ आप अपने मनोरंजन के लिए गांव भर के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी ही चाल में फंस जाता है। मैं बचपन से शहनाई बजा रहा हूँ, शहनाई बजाने के कारण मेरी सांस खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पिज्जा मैं खा पाया। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ठाकुर जी। ठाकुर को तुरंत अपनी गलती समझ में आ जाती है। अरे गलती हो गई बेटा, अरे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इस तरह शर्मा की शादी एक खूबसूरत राधा से होती है जो ठाकुर की लड़की होती है।